तो दोस्तों ये जो वीडियो है देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी के दिल और दिमाग में रहता है। वो है व्हेन टू सेल स्टॉक्स। कब हमको हमारे स्टॉक्स को सेल करना चाहिए, कब हमको हमारी पोजीशंस को, हमारी होल्डिंग्स को वहाँ पर ट्रिम कर देना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं वो बताने वाला हूँ। देखिए बाइंग करना दोस्तों किसी भी स्टॉक में इज़ रिलेटिवली ईजी टास्क, बट जब बात सेलिंग की आती है तो इट इज़ यूजुअली ए डिफ़िकल्ट टास्क। ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कब हमको हमारे स्टॉक्स को सेल करना चाहिए। जल्दी बेचो तो दिक्कत, लेट बेचो तो दिक्कत, तो एक रिग्रेट का वहाँ पर सीन हमेशा बना रहता है। तो हम क्या करें? तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं 6 ऐसे बड़े कारण बताने वाला हूँ जब हमको हमारे स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप अपने डिसीजंस को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो पहला रीज़न है यहाँ पर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे बड़ा रीज़न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़। जी हाँ दोस्तों, इस रीज़न को हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी किसी कंपनी में, बिजनेस में हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज देखने को मिलते हैं तो हमको वहाँ पर कतराना नहीं चाहिए, हमारे स्टॉक को वहाँ पर सेल कर देना चाहिए। और जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि यहाँ पर गड़बड़ी की है प्रमोटर ने, मैनेजमेंट ने, तो वहाँ पर सेकंड थॉट दिए बिना उस स्टॉक को हमको बेच देना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत लॉस हमको वहाँ पर बेयर करना पड़े। देखिए अगर प्रमोटर ने गड़बड़ी की है, मैनेजमेंट ने गड़बड़ी की है, कुछ यहाँ पर अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ यहाँ पर इलीगल चीज़ें हो रही हैं, तो हमको वहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर ही दोस्तों खराब है तो वो गाड़ी मान के चलिए आप कहीं ना कहीं आगे जाके ठुकेगी ज़रूर। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का पैसा बनाना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर में 90% केसेस में ऐसा होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पैसा नहीं कमा पाते। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो येस बैंक का मैं एग्जाम्पल लूंगा, जो एक रिसेंट केस है। येस बैंक में हमको देखने को मिला कि यहाँ पर जो है नेगेटिव न्यूज़ आती हुई हमको देखने को मिली, और ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया कि राणा कपूर ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर इलीगल जो है चीज़ें हुई थी उनकी मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बावजूद दोस्तों हमने देखा कि कई सारे रिटेल निवेशक इस स्टॉक को लेके बैठे हुए थे, पकड़ के बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि यार अब 20% गिर गया, अब 30% गिर गया, अब कितना और गिरेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हमको नहीं करना है। जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कुछ चीज़ें तो हमको वहाँ पर 30%, 40%, इनफैक्ट 50% लॉस बुक करके भी निकल जाना चाहिए। और इट्स बेटर कि हम वो बाकी का बचा हुआ 50% कोई अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी में रीडिप्लॉय करें। हो सकता है वो हमारा 50% 2x हो जाए, 3x हो जाए, लेकिन अगर उसी में पकड़ के बैठे रहेंगे जहाँ पर इश्यूज हुए हैं तो वो 50% भी हमारा पूरा का पूरा 100% डूब सकता है। तो ये आपको सोचना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गहन विश्लेषण करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। DHFL की आप बात कर लीजिए। DHFL में हम सभी को पता है कि हाउसिंग को लेकर वहाँ पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कितने बड़े इश्यूज हुए थे। स्टिल दोस्तों पिछले कुछ समय तक की मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे रिटेल निवेशक यहाँ पर उसको लेके बैठे हुए थे, सब कुछ पता होने के बावजूद। और मेरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही रीसेंट और लेटेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हाइकल में मैं इन्वेस्टेड था, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि यहाँ पर कंपनी जो है अच्छी नज़र आ रही थी, वैल्यूएशन वाइज जो है सेक्टर अच्छा था ये, ठीक है। कंपनी के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे और आगे की ग्रोथ यहाँ पर विजिबिलिटी नज़र आ रही थी, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन सडनली एक न्यूज़ आती है कि जो यहाँ पर कुछ हजार्डस केमिकल वेस्ट डिस्पोजल को लेकर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हुए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हुए, लुकआउट नोटिस जारी हुआ मैनेजमेंट को लेकर, कुछ ऑफिशियल्स वहाँ पर अरेस्ट भी हुए। तो मैंने वहाँ पर दोस्तों उस स्टॉक को थोड़ा सा लॉस में बेच दिया। तो यहाँ पर कतराना नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई। और जब मैंने स्टॉक को बेचा था मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको वहाँ पर क्लैरिफाई भी किया था कि क्यों मैं बेच रहा हूँ। और उसके बाद तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई। तो हमको यहाँ पर ये डिसीजन लेने दोस्तों कतराना नहीं है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो जाएं। देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पर आप बेच सकते हैं। लेकिन दूसरा रीज़न क्या होता है, एक यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं किसी कंपनी में, उसके बावजूद हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कोर स्पेकुलेशन होती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि देखिए बीसीजी दोस्तों, ब्राइट कॉम ग्रुप, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज थे। और मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो बनाया था, और मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था। और उस टाइम बीसीजी का स्टॉक काफ़ी उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा था और मैंने क्लियर कट बोला था कि इस स्टॉक को आप बेच के निकल जाइए। और उसके पीछे मैंने 4-5 रीज़न भी दिए थे और मुझे काफ़ी सारे हेट कमेंट भी मिले थे जो इसमें निवेशित थे। ठीक है, हेट कमेंट मिले कि यार आपको कुछ पता नहीं है कंपनी के बारे में, ये वो। मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर वक्त सबको सिखा देगा। और आज आप देखिए कि बीसीजी का स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो जब हमको पता है, हमारे सामने सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हमको उस चीज़ में निवेश नहीं करना है।
वहाँ से चाहे स्टॉक 100x हो जाए, 50x हो जाए, लेकिन उस स्टॉक में दोस्तों निवेश नहीं करना है जहाँ पर हमारी रातों की नींद खराब हो जाए, हमारा चैन जो है सुख चैन खराब हो जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का यही मतलब है कि हमारी जो है रातों की नींद हराम ना हो और हम शांति के साथ किसी भी स्टॉक में आराम से उसको पेशेंस के साथ होल्ड कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करना, नोटिस करना ज़रूरी है। तो ये पहला बड़ा कारण है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। सेकेंड रीजन है दोस्तों बेटर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड। अगर आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि एक इनक्रेडिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास कैपिटल नहीं है डिप्लॉय करने के लिए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप अपनी दूसरे स्टॉक्स को बेच सकते हैं, उनके कुछ पोर्शन यहाँ पर बेच सकते हैं, पार्शली स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ETF है उसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है कि जिस अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर, ये जो बेटर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे अगर आप कैपिटल वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है। मैंने खुद इस रीज़न को दोस्तों कई बार यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आप दूसरे स्टॉक जो है उसको जो आप बेच रहे हैं वो आपका विनर हो, ठीक है, विनर को आपको कभी नहीं बेचना है। एक मुझे वॉरेन बफे का कोट यहाँ पर याद आता है कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। ठीक है, आपको वीड्स को वाटर नहीं करना है दोस्तों, आप अपने फ्लावर्स को कट मत कीजिए, आप अपने विनर्स के साथ बने रहिए और जो आपके लूजर्स हैं उनको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपने स्टॉक है आपका, मान लीजिए वहाँ पर मार्केट अच्छा कर रहा है, ठीक है, ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है, लेकिन आपका स्टॉक उसी जगह पड़ा हुआ है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, तो आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये है दोस्तों दूसरा रीज़न। तीसरे रीज़न की बात करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल रीज़न है। व्हेन यू नीड दी मनी, जब आपको रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो आप वहाँ पर अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को भी, इस केस में तो कभी कभी क्या होता है पोर्टफोलियो को पूरा ही हम एग्जिट कर देते हैं, लेकिन ये रीज़न मेरे ख्याल से बहुत ही कम होता है और ये रिटायरमेंट के टाइम होता है, या फिर आपको कोई बड़ा कोई आपका एक्सपेंस है, जैसे मान लीजिए आपको कोई घर लेना है, कोई बड़ी डाउन पेमेंट आपको देनी है, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस आपके आ गए हैं, तो उस टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर डेफिनेटली उस अपने पोर्टफोलियो को जो है एग्जिट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपका 10 स्टॉक है तो वहाँ पर 8 को आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम ज़्यादा जो है सोचते नहीं हैं। ये जो है एक्सटर्नल रीज़न है, व्हेन यू नीड द मनी, व्हेन यू हैव द रिक्वायरमेंट, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, और हर किसी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, इमरजेंसी अलग हो सकती है, तो उस केस में भी हम अपने पोर्टफोलियो को बेचते हैं। रिटायरमेंट पास आने वाला होता है तो हम अपने इक्विटी एलोकेशन को कम करते हैं, हम डेट में ज़्यादा मूव करते हैं, तो उसमें भी हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करते हैं, स्टॉक्स को सेल करते हैं। तो ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीजन है दोस्तों व्हेन इन्वेस्टमेंट थीसिस हैज चेंज्ड। इसको आप कह सकते हैं कि व्हेन फंडामेंटल्स आर गेटिंग डेटोरिएटेड, मतलब फंडामेंटल जब खराब हो रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस जो है वो चेंज हो रही है। जिस इन्वेस्टमेंट थीसिस के बेसिस पे आपने किसी कंपनी में निवेश किया था, कोई स्टॉक खरीदा था, वो अब यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही, तो उस केस में भी आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ठीक है, जब कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है, ठीक है, आपने यहाँ पर थीसिस ये थी कि कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करेगी, लेकिन जब कंपनी मार्केट शेयर लूज करे तब आप बेच सकते हैं। सेल्स ग्रोथ वहाँ पे स्लो डाउन, काफ़ी स्लो हो चुकी है। आप सोच रहे थे कि डबल डिजिट में सेल्स ग्रो होगी, लेकिन सिंगल डिजिट में, लोअर सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रो हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहाँ पर आप अपनी जो है स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है उसका बिल्कुल ही फोकस बदल चुका है, कुछ यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस नहीं है, रेकलेस डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस केसेस में हम स्टॉक्स को सेल करते हैं फंडामेंटल जब खराब हो जाए। तो एक एग्जाम्पल मैं अपना देना चाहूँगा दोस्तों, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, HDFC AMC में जो है मैंने यहाँ पर स्टॉक को अपने सेल किया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर फोकस्ड नहीं है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है लगातार बढ़ रहा था और मैनेजमेंट उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहा था। HDFC AMC जब हमने निवेश किया था तो बढ़िया मार्केट कैप्चर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट काफ़ी बढ़ चुका था, उसके हिसाब से कंपनी ना ही कोई फंड लॉन्च कर रही थी। मैनेजमेंट बोल रहा था कि हम इसी तरीके से सोचते हैं, ऐसे ही काम करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी था, डिसीजन मैंने जब लिया था आपको यहाँ पर वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पर हमने उस केस में HDFC AMC को बेचा, और भी 2-3 स्टॉक है मुझे याद नहीं आ रहा जो हमने बेचे हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस चेंज हुई थी। तो ये एक बड़ा कारण है, जब हमारी फंडामेंटल्स खराब हो जाए किसी कंपनी के, तब हमको वहाँ पर बेच देना चाहिए। तो ये हो गया चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न है दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब इसका मतलब क्या है? जब मतलब दोस्तों देखिए हमको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी है, मतलब कि आप मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो है और उसमें कोई 2-4 स्टॉक ऐसे हैं
जो सिग्निफिकेंटली एक रैली, मतलब बहुत तेज़ी से उनका प्राइस हमको ऊपर भागता हुआ देखने को मिला है। एक ड्रामेटिक हमको रैली उस स्टॉक में देखने को मिली है। जो स्टॉक कुछ हफ्ते में, आप मान के चलिए कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में 2x हो गया, 3x हो गया, वहाँ पर हमको दोस्तों उस स्टॉक को बेच देना चाहिए। प्राइस सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाए तो हमको अपनी पोजीशंस को वहाँ पर थोड़ा सा बेच देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने भी खुद यहाँ पर किया, मैंने IEX में ही किया था, मैंने यहाँ पर डीमार्ट में ही किया था, मैंने IRCTC में ये किया था, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक हमको अनयूजुअल रैली देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा पोर्टफोलियो को अपने रीबैलेंस करना चाहिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए कोई स्टॉक है आपके पास, आपने उसमें 10% एलोकेशन दे रखा है टोटल पोर्टफोलियो का, ठीक है। और वो स्टॉक कुछ 2 महीने में 3 गुना हो जाता है या 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो बढ़ के अब हो चुका है 30%, 40%। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा वो एलोकेशन खराब हो चुका है। तो आपको यहाँ पर 10% एलोकेशन वापस लाने के लिए आपको 20% यहाँ पर उस स्टॉक की जो प्रॉफिट है उसको आपको बेचना पड़ेगा, ताकि आप वापस से उसको रीबैलेंस कर पाए। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है, और जब अनयूजुअल रनअप हो जाता है किसी भी स्टॉक में तो हमको वहाँ पर बेचना भी ज़रूरी है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, पिछले 1 साल से मैंने आपको इस चीज़ के बारे में लगातार बताया है। मैंने अल्काइल अमाइंस जब आई थी खबर बोनस को लेकर, स्प्लिट को लेकर, तब हमने बात करी थी। अल्काइल अमाइंस को यहाँ पर थोड़ा सा हमने जो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर बेचा था, ठीक है। IRCTC की बात करें, डीमार्ट की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की बात आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा हमको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी पोजीशन को वापस से वहाँ पर कम कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना अनयूजुअल रनअप दोस्तों जो है सस्टेनेबल नहीं रहता। कुछ क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ वहाँ पर मिसिंग रहती है, तो वो स्टॉक हमको फिर से एक बार नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। तब आप वहाँ पर वापस से निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई और दूसरा स्टॉक फिर आपका भाग गया, तो वहाँ से निकाल के इसमें निवेश कर दीजिए। जो आपके नीचे हैं स्टॉक्स जहाँ पर एलोकेशन पूरा नहीं है और वहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन भी ठीक है, तो वहाँ पर निवेश कर दीजिए। तो ऐसे हमको पोर्टफोलियो रिबैलेंस करनी है, और जब हमको स्टॉक में एक अनयूजुअल रनअप देखने को मिले तब हमको अपने स्टॉक को बेचने से बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो वहाँ पर कर लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक और रीज़न है बेचने का स्टॉक, वो है स्काई हाई वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन इतने आसमान छू जाएं कि वहाँ पर मतलब अनसस्टेनेबल लगने लगे, तो वहाँ पर दोस्तों हमको कतराना नहीं चाहिए। अपने पोर्टफोलियो से वहाँ पर हमको स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं आज आप देखिए कि इतने हाई पीई पे चल रहे हैं, वो अनसस्टेनेबल रहते हैं। वो मतलब बेसिकली अनसस्टेनेबल नहीं, सॉरी, सस्टेनेबल नहीं है। उस प्राइस पे वो वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई 1000 के पीई पे चल रहा है तो आप क्या सोचेंगे दोस्तों, क्या ये किस फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ये कंपनी काम कर रही है, जो कि मतलब जस्टिफाइबल नहीं है, तो वहाँ पर हमको बेच देना चाहिए। तो वहाँ पर भी एक बड़ा कारण है कि जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारी जो है नींद हराम हो जाए कि यार क्या ये इस पे ट्रेड करेगा या वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे या नहीं, तो वहाँ पर हमको बेच देना चाहिए। हो सकता है वहाँ से और स्टॉक 3x 4x 5x हो जाए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमको अपनी थीसिस के साथ बने रहना है, हमारी जो प्रिंसिपल्स है उसके साथ बने रहना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मान के चलिए 90% ऑफ द टाइम्स यहाँ पर आप सही होंगे। 10% टाइम हो सकता है स्टॉक आगे और बढ़ जाए, लेकिन 90% टाइम आप सही होंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं आज आप देखिए उनकी वैल्यूएशन इतने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो देर सवेर आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको कभी भी फोमो का शिकार नहीं होना है, अपने प्रिंसिपल्स के साथ टिके रहना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जितना आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, आपका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो ये है दोस्तों 6 बड़े रीज़न जहाँ पर आपको अपने स्टॉक्स को सेल करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा है वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। और आप अगर कोई दूसरा रीज़न आपके दिमाग में है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी जो एक कम्युनिटी है, हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है, उनको भी यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या वो चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, और हम वहाँ पर फंसे ना ऊपरी स्तरों पे, या फिर हम रिग्रेट ना करें किसी चीज़ को लेकर। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।